हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी एजुसेट ई लर्निंग क्लासेज। मैं दयावती, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरड़। तो बच्चों, आज का हमारा विषय रहेगा सूचकांक। इस विषय पर हम एक कक्षा पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने सूचकांक किसे कहते हैं और सूचकांक के क्या क्या लाभ हैं, इसके अलावा सूचकांक के क्या क्या फीचर्स थे, विशेषताएं थी, वो सब हम पढ़ चुके हैं। आज की इस कक्षा के उपरांत आप जान पाएंगे कि सूचकांक कितने प्रकार का होता है। इसके अलावा सूचकांक की रचना की कौन कौन सी विधियां हैं, उन सभी विधियों के बारे में आप सभी जान पाएंगे। तो चलिए अपना आज का विषय हम शुरू करते हैं। जहाँ तक सूचकांक की बात है तो हमने पढ़ा था कि सूचकांक एक मैथमेटिकल, एक गणितीय या स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट है, जो मापता है कि कीमतों में या मूल्यों में कितना परिवर्तन हो रहा है। उस परिवर्तन को मेजर करने का एक तरीका है सूचकांक। सूचकांक के अगर हम प्रकारों की टाइप्स की बात करें तो सूचकांक मुख्यतः दो प्रकार का होता है, साधारण सूचकांक और दूसरा भारित सूचकांक। साधारण सूचकांक वो सूचकांक होता है जिसमें जो वस्तुएं होती हैं या जो मदें होती हैं, उन सभी मदों को हम समान या बराबर का महत्व देते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये साधारण सूचकांक है। तो साधारण सूचकांक में चाहे वो कोई भी वस्तु है, चाहे हम उस वस्तु का अधिक प्रयोग कर रहे हैं या हम उस वस्तु का कम प्रयोग कर रहे हैं, हम प्रत्येक वस्तु को समान या बराबर का महत्व देंगे। तो इस प्रकार से जब हम सूचकांक की गणना करेंगे तो सूचकांक में जो हम औसत निकालेंगे वो औसत भी हमारा साधारण औसत होगा। तो हम कह सकते हैं कि साधारण सूचकांक वो सूचकांक होता है जिसमें सभी वस्तुओं या सभी मदों को बराबर या समान महत्व दिया जाता है। इसके अलावा जो दूसरी टाइप का हमारा सूचकांक है वो भारित सूचकांक। भारित सूचकांक यानी कि वेटेड इंडेक्स नंबर। तो वेटेड इंडेक्स नंबर में मैं बता चुकी हूँ कि वेटेड यानी कि हम वेट्स देते हैं, हम वजन देते हैं, भार देते हैं। ये भार उन्हें उनकी महत्व के आधार पर दिया जाता है। जिन वस्तुओं का, जिन मदों का प्रयोग किया जाता है, उनमें से बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका हम बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनका हम कम प्रयोग करते हैं। तो जिन वस्तुओं का हम अधिक प्रयोग करेंगे उन्हें हम अधिक महत्व देंगे, और जिन वस्तुओं का हम कम प्रयोग करेंगे उन्हें हम कम महत्व देंगे। जबकि जो साधारण सूचकांक, जो पहले नंबर का सूचकांक था, उसके अंदर सभी वस्तुओं को बराबर का समान महत्व दिया गया था, चाहे किसी भी वस्तु का हम कितना ही प्रयोग क्यों न कर रहे हो, या किसी का कम या किसी का अधिक क्यों न करें। तो ये इन दोनों में अंतर भी हो जाता है कि साधारण सूचकांक में सभी को समान महत्व दिया जाएगा, जबकि भारित सूचकांक में महत्व के आधार पर जो वस्तुएं जिनका हम अधिक प्रयोग करते हैं उन्हें अधिक भार, और जिन वस्तुओं का हम कम प्रयोग कर रहे हैं उन्हें हम कम भार दें। जैसे उदाहरण के लिए कोई वस्तु ऐसी है जिसका हम अधिक प्रयोग कर रहे हैं, हम दैनिक जीवन के अंदर खाने के जो पदार्थ हैं, खाद्यान्न जो भोजन वगैरह है, उसके ऊपर हमारा खर्च अधिक होता है, जबकि जैसे कपड़े वगैरह हैं उनके ऊपर हमारा खर्च कम होता है। तो क्योंकि खाद्यान्न पदार्थों के ऊपर, भोजन के ऊपर अधिक खर्च होता है, तो इसी प्रकार से भोजन जो मद है उसे हम महत्व भी अधिक दें, और कपड़ों के ऊपर अगर कम है तो उसे हम कम महत्व दें। अगर हम एकदम से डबल खर्च कर रहे हैं खाद्यान्न के ऊपर, भोजन के ऊपर, तो इसका मतलब जो कपड़े के ऊपर, जो हम कपड़ों के ऊपर हमने जो खर्च किया, यानी कि कपड़ों से डबल, दोगुना भार दिया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, साधारण सूचकांक में सभी वस्तुओं को, सभी मदों को बराबर का समान महत्व, जबकि भारित सूचकांक में उनके भार के आधार पर, उनके महत्व के आधार पर अलग अलग भार दिए जाते हैं। इसके बाद आता है सूचकांक की रचना। सूचकांक की रचना की विधियां मैंने आगे हम पढ़ेंगे। जहाँ तक सूचकांक की रचना की बात है तो कई तरीकों से, कई विधियों से सूचकांक की रचना की जाती है, लेकिन मुख्यतः सूचकांक की दो विधियां यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। नंबर 1 पर साधारण सूचकांक और दूसरा है हमारा भारित सूचकांक। अभी हमने पढ़ा सूचकांक के प्रकार, जिसके अंदर पहला प्रकार था साधारण सूचकांक। तो साधारण सूचकांक के आधार पर ही साधारण सूचकांक की रचना, और जो दूसरा टाइप हमने पढ़ा भारित सूचकांक, तो भारित सूचकांक के आधार पर भारित सूचकांक की रचना की जाए। तो जैसे मैंने बताया, साधारण सूचकांक में सभी मदों को समान महत्व, तो यहाँ पर समान महत्व दिया जाता है। यहाँ पर वस्तुओं की, मदों की महत्व के आधार पर उन्हें भार दिया जाता है। साधारण सूचकांक की अगर हम बात करें तो जब साधारण सूचकांक
रचना की जाती है तो इसके दो प्रकार हैं। पहले को बोलते हैं हम सरल समूहीकरण विधि, दूसरी विधि है हमारी सरल पोषक मूल्य अनुपात विधि। इन सभी विधियों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। जो सरल समूहीकरण विधि के अंदर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे सिग्मा P1 बटे सिग्मा P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। P01 यानी कि वर्तमान वर्ष, चालू वर्ष, जिस वर्ष का सूचकांक हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर जो 1 आया है वो वर्तमान वर्ष के लिए और जो 0 आया है वो आधार वर्ष की कीमतों के लिए। P01 यानी कि वर्तमान वर्ष का सूचकांक किसके बराबर होगा? जो वर्तमान वर्ष है, वर्तमान वर्ष की कीमतों का योग बटे जो आधार वर्ष में कीमतें हैं उन कीमतों का। P यानी कि प्राइस के लिए और 1 चालू वर्ष करंट ईयर के लिए और 0 बेस ईयर के लिए। तो करंट ईयर की प्राइसेस का सिग्मा यानी कि योग और उसके बटे जो आधार वर्ष है उसकी कीमतों का और उसको 100 से गुणा करके हम सरल समूहीकरण विधि के द्वारा सूचकांक निकाल सकते हैं। जो दूसरी इसकी विधि है सरल पोषक मूल्य अनुपात विधि, इसमें हम पहले मूल्य अनुपात यानी कि रेशो निकालते हैं। यहाँ पर हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे P01 इक्वल टू सिग्मा P1 बटे P0 मल्टीप्लाइड बाय 100 और डिवाइडेड बाय n। तो जो सरल पोषक मूल्य अनुपात विधि है, यहाँ पर हम मूल्य अनुपात या रेशो जो निकालते हैं वो प्रत्येक वस्तु की जो अलग से वर्तमान वर्ष में कीमत दे रखी है और जो आधार वर्ष में कीमत दे रखी है उनका आपस में अनुपात और उसे 100 से गुणा करके हम रेशो निकालेंगे। इस प्रकार से हम प्रत्येक मद की, प्रत्येक वस्तु का मूल्य अनुपात निकालेंगे और उसका योग करेंगे, सिग्मा करेंगे। इसके बाद उसे मदों की संख्या से भाग देकर हम सरल पोषक मूल्य अनुपात विधि से सूचकांक निकाल सकते हैं। जो दूसरी विधि है सूचकांक की रचना की, भारित सूचकांक की रचना, ये भी दो भागों में है। पहला जो भाग है उसे कहते हैं हम भारित पोषक मूल्य अनुपात। इस विधि के द्वारा जब हम सूचकांक निकालते हैं तो हम किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे? P01 इक्वल टू सिग्मा R डब्ल्यू बटे सिग्मा डब्ल्यू। यहाँ पर R यानी कि रेशियो, मूल्य अनुपात, जैसे हमने यहाँ पर निकाला था। पहले ऐसे ही हम मूल्य अनुपात निकालेंगे और फिर मूल्य अनुपात निकालने के बाद उसे वेग से जो उनका भार दे रखा है उस भार से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका सिग्मा यानी कि योग निकालेंगे। ठीक ऐसे ही जो सभी योग है, सब विभिन्न जो भार दे रखे हैं उन भारों का योग करके उससे फिर से भाग दिया जाएगा। इसके अलावा जो अगली विधि है भारित समूहीकरण विधि, इस विधि के अंदर सूचकांक निकालने के कई तरीके हैं, कई सारी विधियां हैं। जैसे लास्ट ईयर का मेथड है, पास्ची का मेथड है और फिशर का मेथड है। ये विभिन्न अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने सूचकांक निकालने के अपने अलग अलग सूत्र दिए। लास्ट ईयर ने अपना अलग सूत्र दिया है, पास्ची ने अलग दिया है, फिशर ने अलग दिया है। तो इस प्रकार से सूचकांक निकालने की हमारे लिए 4 विधियां हैं। अब हम इन सभी विधियों को एक एक करके इनका उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और फिर इन फार्मूलों की मदद से हम सूचकांक निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने सरल समूहीकरण विधि का एक एग्जाम्पल लिया है। सरल समूहीकरण विधि से जब हम सूचकांक निकालते हैं तो हमें इस तरह से स्टेटमेंट मिलेगी। ये वस्तुएं हैं ABCD और ये 2004 में इन वस्तुओं की कीमत है और ये कीमत 2011 में। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि 2004 की जो कीमतें हैं वो आधार वर्ष की कीमतें हैं, जबकि 2011 की कीमतें जो हैं ये वर्तमान वर्ष की कीमतें हैं। तो हम इस विधि से सूचकांक कैसे निकालेंगे? हम वस्तुओं को और P0 लिखा है मैंने 2004 की कीमतों के लिए, 0 आधार वर्ष की लिए। तो प्राइसेस किसकी है? ये बेस ईयर की और ये प्राइसेस किसकी है? करंट ईयर की। तो हम जो आधार वर्ष है 2004 उसकी कीमतों को यहाँ लिखेंगे 50, 40, 10, 5, 50, 40, 10, 5 और 2। ऐसे ही जो 2011 है वर्तमान वर्ष उसकी कीमतों को लिखेंगे हम 80, 60, 20, 10
और 6। इसके बाद सरल समूहीकरण विधि से जब हम सूचकांक निकालते हैं तो उसके लिए हम किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे? सिग्मा P1 बटे सिग्मा P0 गुणा 100। तो सिग्मा P1 क्या है? जो वर्तमान वर्ष है, वर्तमान वर्ष की कीमतों का योग। और सिग्मा P0 क्या है? जो आधार वर्ष में वस्तुओं की कीमतें हैं उनका योग। तो पहले हम ये दोनों निकालेंगे। तो ये P1 हमारा, तो इन कीमतों का जोड़ करके इनका करके हम सिग्मा निकालेंगे, सिग्मा P1, और ये हम सिग्मा P0 निकालेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं। हम इनको जोड़ करेंगे 176। यहाँ पर जोड़ हमारा कितना आया? 176। ऐसे ही सिग्मा P0 निकालते हैं 7 और ये 10। तो सिग्मा P0 हमारा 160 और सिग्मा P1 हमारा 176। तो यहाँ पर इस फार्मूले में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। सिग्मा P1 की जगह 176 बटे 160 और गुणा करेंगे हम 100 से। तो यहाँ पर हम 176 को 160 से भाग दे सकते हैं और उसके बाद जो भी हमारा डेसिमल में आंसर आएगा और उसे 100 से गुणा करके 2 डेसिमल हम अपने दशमलव को सेट करेंगे, या फिर हम सीधे सीधे 176 को 100 से गुणा करके 160 से भाग देंगे। जब हम इस तरह से भाग देंगे तो 164.49 ये हमारा आंसर आएगा और ये हमारा सरल समूहीकरण विधि से सूचकांक होगा। तो इस तरह से हम सरल समूहीकरण विधि के द्वारा सूचकांक निकाल सकते हैं। सरल समूहीकरण विधि के बाद जो साधारण सूचकांक की दूसरी विधि थी, सरल औसत मूल्य अनुपात। अब हम इस विधि का एक उदाहरण करते हैं। इस विधि में भी ऐसे ही हमें कुछ वस्तुएं दी गई हैं। ये आधार वर्ष में उन वस्तुओं की कीमत है और इन्हीं वस्तुओं की कीमत वर्तमान वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाती है। तो यहाँ पर भी हम सूचकांक निकालेंगे, लेकिन मूल्य अनुपात में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रेशो या मूल्य अनुपात निकालेंगे। तो मूल्य इस विधि के द्वारा जब हम सूचकांक निकालते हैं तो हम किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे? सिग्मा P1 बटे P0 गुणा 100 और इसे मदों की संख्या से हम भाग देंगे। तो ये जो यहाँ पर P1 बटे P0 गुणा 100 है, ये मूल्य अनुपात है। हम प्रत्येक वस्तु का इस तरह से मूल्य अनुपात निकालेंगे और फिर उसका योग करेंगे, सिग्मा करेंगे, और उसके बाद मदों की संख्या से हम उसे भाग देकर जो मूल्य अनुपात विधि है उससे सूचकांक निकालेंगे। चलिए हम इसे करते हैं। सबसे पहले हम रेशो निकालते हैं। जो पहली वस्तु गेहूं है, इसका मूल्य अनुपात कैसे निकलेगा? ये इस वस्तु की वर्तमान में कीमत, ये इस वस्तु की आधार वर्ष में कीमत। तो यहाँ पर हम P1 और बटे P0 गुणा 100 करेंगे। तो इस प्रकार से हम R यानी कि मूल्य अनुपात निकालते हैं। ये हमारा 200। ऐसे ही जो दूसरी वस्तु घी है, इसका भी ऐसे मूल्य अनुपात निकालेंगे। 40 बटे 8 गुणा 100। तो ये हमारा 5 है। फिर तीसरी वस्तु दूध, इसका भी ऐसे मूल्य अनुपात निकालेंगे। 16 बटे 2 गुणा 100। तो ये हमारा 800। और ऐसे ही अगली वस्तु चावल, तो 800 बटे 200 गुणा 100। तो यहाँ हमारा 4 और ये 400 हमारा मूल्य अनुपात है। ऐसे ही जो लास्ट की वस्तु है हमारी चीनी, 6 बटे 1 गुणा 100। तो सीधे सीधे पूरा हमारा 600 मूल्य अनुपात है। तो हमने हर प्रत्येक मद का मूल्य अनुपात निकाल लिया। अब क्या करना है? सिग्मा यानी कि प्रत्येक मद का जो मूल्य अनुपात है उसका हम योग करेंगे, यानी कि इन सभी मूल्य अनुपातों को हम जोड़ेंगे। तो इन्हें जोड़ते हैं। ये हो गए हमारे 2500। तो इस प्रकार से सिग्मा P1 बटे P0 गुणा 100 हमारा 2500। और इसकी बटे हम क्या करेंगे? मदों की संख्या। मदों की संख्या कितनी है हमारी? मदों की संख्या 5। तो इसे 5 से हम भाग देंगे। तो ये हमारा 5 है। ये हमारा सरल औसत मूल्य अनुपात विधि के द्वारा सूचकांक। तो इस प्रकार से हमने जो साधारण विधि थी, साधारण सूचकांक विधि थी,
उसकी जो दो प्रकार थे, सरल समूहीकरण विधि और सरल औसत मूल्य अनुपात विधि, उन दोनों विधियों के उदाहरण एग्जाम्पल हमने पढ़े। अब हम जो दूसरा तरीका था हमारा भारित सूचकांक की रचना, भारित सूचकांक की रचना के भी दो टाइप्स हमने पढ़ाए थे। तो उनमें से हम अब जो भारित औसत मूल्य अनुपात विधि है उसे एक उदाहरण से एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैंने इसके लिए उदाहरण लिया है यहाँ पर। ये हमारी वस्तुएं हैं, ये उन वस्तुओं को दिए हुए भार है, जैसा कि नाम है भारित सूचकांक की रचना। तो यहाँ पर वस्तुओं के, मदों के, उनके महत्व के आधार पर भार दिए हुए हैं और ये वैसे ही ये आधार वर्ष में वस्तुओं की कीमतें और ये वर्तमान वर्ष में वस्तुओं की कीमतें। तो अब हम भारित औसत मूल्य अनुपात विधि से सूचकांक निकालें। तो क्योंकि ये भी मूल्य अनुपात विधि है तो यहाँ पर भी हम रेशो या मूल्य अनुपात सबसे पहले निकालें। तो मूल्य अनुपात निकालने का हमारा वही तरीका होगा, P1 बटे P0 गुणा 100। तो यहाँ 200 हमारी P1 है बटे P0 गुणा 100। तो रेशो यहाँ पर कितनी होगी हमारी 200। ऐसे ही जो दूसरी वस्तु है चावल, इसकी भी ऐसे ही हम रेशो निकालेंगे, 800 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हमारा 400। जो दूसरी वस्तु चावल है उसकी रेशो हमारी 400। इसके बाद ऐसे ही हम तीसरी वस्तु, ये P1 और ये P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो उसी तरीके से हम जो हमने पहला तरीका किया था औसत मूल्य अनुपात विधि का साधारण विधि से, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी मूल्य अनुपात निकालें। तो ये हमारा 500 और इसके बाद जो लास्ट की वस्तु है 6 बटे 1 गुणा 100, तो इसका भी मूल्य अनुपात हमारा 600। इस तरह से तो हमने R यानी कि रेशो या मूल्य अनुपात जो है वो निकाल लिया। अब आगे क्या करना है, इसके बाद हम RW यानी कि रेशो और जो भार हमारा है, वेग जो दिया हुआ है, उसको हम मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर ये भार दे रखा है और ये हमने इनकी रेशो निकाली, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या था इस विधि के द्वारा, P01 या सूचकांक निकालने का फार्मूला था सिग्मा RW डिवाइडेड बाय सिग्मा W। तो अब हमें ये RW निकालना है, फिर हम उसका योग करेंगे। चलिए निकालते हैं। तो ये हमारी R 200 और ये हमारा भार 200 को जब हम 40 से गुना करेंगे तो ये हमारा 8000। ठीक है। इसके बाद ये 400 अनुपात और ये 30 इसका भार, तो इसकी गुणा करेंगे हम तो ये हमारा 12000। इसके बाद जो तीसरी हमारी वस्तु है दूध का भार 15 है और ये यहाँ पर 800 इसका मूल्य अनुपात है। तो हम इन दोनों की गुणा करेंगे। ये इस तरह से। इसके बाद जो ये अगली वस्तु, ये इसका भार और ये इसकी मूल्य अनुपात, इन दोनों की गुणा करते हैं हम। ये हमारा 5000 और लास्ट में 600 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारा 3000। तो इस प्रकार से हमने RW जो यहाँ पर फार्मूले में हमें चाहिए था वो हमने निकाल लिया। अब हम इसका सिग्मा करेंगे, मीन्स योग करेंगे। सिग्मा यानी कि योग। तो हम यहाँ पर निकालते हैं सिग्मा RW। तो इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ते हैं। और ये हमारा 40,000, पूरा 40,000 हमारा ये आ गया है। इसके बाद हमें सिग्मा W और चाहिए, तो ये हमारा भार है W में, तो इसको भी हम जोड़ करेंगे। यहाँ पर सिग्मा W निकालेंगे तो यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा पूरे 100। तो बिल्कुल सिंपल हमारा यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे। सिग्मा RW की जगह हम 40,000 और इसको डिवाइड करेंगे सिग्मा W यानी कि 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और हमारा सूचकांक जो है वर्तमान वर्ष का वो आ गया हमारा 400। तो ये हमारा तरीका था भारित सूचकांक की रचना करने का, जो पहला तरीका भारित औसत मूल्य अनुपात विधि से। अब जो दूसरा तरीका है भारित समूहीकरण विधि, उससे हम सूचकांक निकालें।
भारित समूहीकरण जो विधि होती है उसके अंदर जो भार दिए जाएंगे वो भार वस्तुओं की मात्रा के आधार पर दिए जाएंगे। समूहीकरण विधि है तो इसके अंदर भार जो दिए जाएंगे भारित भी है तो ये वस्तुओं की मात्रा के आधार पर। लेकिन इस बारे में भी बहुत सारे विद्वानों का आपस में मतभेद पाया जाता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जो भार दिए जाएंगे वो वर्तमान वर्ष की मात्रा के आधार पर होने चाहिए, जबकि कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ये भार आधार वर्ष की मात्रा के आधार पर होने चाहिए। तो इस तरह से आपसी मतभेद के कारण भारित समूहीकरण विधि के अंदर सूचकांक निकालने की कई विधियां जो है सामने आई। इनमें से यहाँ पर मैंने 3 विधि, लास्पियर विधि, पाश्चे विधि और फिशर विधि का जिक्र किया। इसके अलावा और भी कई विधियां हैं जैसे डॉर्बिश, बाउले, ये अर्थशास्त्रियों के नाम हैं। इन्होंने भी सूचकांक निकालने की कुछ विधियां बताई हैं। जो लास्पियर विधि है इसके अंदर जो सूचकांक निकाला जाता है तो इन्होंने आधार वर्ष की मात्रा को महत्व दिया है। आधार वर्ष की मात्रा को लास्पियर के अंदर आधार वर्ष की मात्रा को महत्व दिया गया है, जबकि जो पाश्चे विधि है यहाँ पर वर्तमान वर्ष की मात्रा को महत्व दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन के अंदर कई बार पूछा जाता है कि जो पाश्चे के द्वारा कौन से वर्ष की मात्रा को अधिक महत्व दिया गया है, तो पाश्चे ने वर्तमान वर्ष की मात्रा को महत्व दिया है, जबकि लास्पियर ने आधार वर्ष की मात्रा को महत्व दिया है। तो इस विधि के द्वारा जब हम सूचकांक निकालते हैं तो सूचकांक निकालने के किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, सिग्मा P1 कैव 0 बटे सिग्मा P0 कैव 0। तो ये कैव 0 ये आधार वर्ष की मात्रा है। P प्राइस के लिए, कैव क्वांटिटी के लिए। तो ये प्राइस वर्तमान वर्ष की, ये क्वांटिटी आधार वर्ष की। तो यहाँ पर दोनों जगह, यहाँ भी आधार वर्ष की क्वांटिटी है, यहाँ भी आधार वर्ष की क्वांटिटी है। तो जो लास्पियर है उन्होंने आधार वर्ष की मात्रा को महत्व दिया है। इसके अलावा पाश्चे के बारे में मैंने क्या बताया है कि इन्होंने जो महत्व, इनके द्वारा जो फार्मूला होगा वो होगा सिग्मा P1 कैव 1 बटे सिग्मा P0 कैव 1। तो यहाँ कैव 1 यानी कि मात्रा है, और कौन सी वर्ष की मात्रा है, वर्तमान वर्ष की। 1 किसके लिए आएगा, वर्तमान वर्ष के लिए, और 0 आधार वर्ष के लिए। तो लास्पियर ने आधार वर्ष की मात्राओं के आधार पर इस सूत्र का प्रयोग किया, जबकि पाश्चे ने वर्तमान वर्ष की मात्रा के आधार पर इस सूत्र का प्रयोग किया। तो आप सभी बच्चों को ये फार्मूले जो है याद करने हैं और उसके आधार पर हम सूचकांक निकालेंगे। यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 100 दोनों के अंदर किया जाता है। इसके बाद जो तीसरा हमारी विधि है वो है फिशर विधि, और ये साथ में इसे मैंने आदर्श विधि भी लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है हमारा कि सूचकांक निकालने की आदर्श विधि कौन सी है। तो जो फिशर का मेथड है, फिशर की जो विधि है उसे हम आदर्श विधि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम इसे आदर्श विधि, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि लास्पियर ने आधार वर्ष की मात्रा को महत्व दे दिया, जबकि पाश्चे ने वर्तमान वर्ष की मात्रा को महत्व दे दिया। तो ये जो सूचकांक निकाले गए ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए निकाले गए। जब आधार वर्ष की मात्रा को अधिक महत्व देना चाहिए तो लास्पियर मेथड का प्रयोग किया जाएगा, और जब वर्तमान वर्ष की मात्रा का हमें अधिक प्रयोग करना है तो हम इस मेथड का प्रयोग करेंगे। तो ये किसी विशेष पर्पज के लिए ही ये तरीके काम आए। लेकिन जो फिशर की विधि है वो परिवर्तनशील कीमतों के आधार पर है। हम इसे, ये जो दोनों तरीके हैं हमारे लास्पियर और पाश्चे, इसका गुणात्मक माध्य भी कह सकते हैं। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं L गुना P, और इसका वर्गमूल अंडर, क्योंकि जो फिशर विधि है उसने आधार वर्ष की मात्रा और वर्तमान वर्ष की दोनों वर्षों की मात्राओं का प्रयोग किया है। तो इन दोनों विधियों के अंदर जो कमियां रह गई थी, जो दोष रह गए थे, उन दोनों दोषों को फिशर ने समाप्त कर दिया। तो फिशर की विधि आदर्श विधि क्यों है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो पहली बात क्या होगी कि आधार वर्ष और वर्तमान वर्ष दोनों की कीमतों को शामिल किया है। लास्पियर और पाश्चे दोनों विधियों का गुणात्मक माध्य है, गुणोत्तर माध्य है। इसके अलावा जो सूचकांक होता है उसे टेस्ट करने के, उसके परीक्षण के कुछ चेकिंग करने के लिए कुछ परीक्षण होते हैं, टेस्ट होते हैं। उन टेस्टों में जो फिशर का मेथड है वो उन टेस्टों पर खरा उतरता है। तो 2 टेस्ट है हमारे लिए, एक
समय उत्क्रमणता टेस्ट या टाइम रिवर्सल टेस्ट बोलते हैं, टाइम रिवर्सल टेस्ट। और दूसरा है हमारा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, तत्व यानी कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो ये जो दोनों टेस्ट हैं, टाइम रिवर्सल टेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि वर्तमान वर्ष की कीमतों को आधार वर्ष की कीमतों में और आधार वर्ष की कीमतों को वर्तमान वर्ष की कीमतों में चेंज कर देते हैं। और ठीक ऐसे ही जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है उसके अंदर क्या किया जाता है कि जो कीमतें हैं उसे मात्रा में और मात्रा को कीमतों के अंदर चेंज कर दिया जाता है। तो इन दोनों टेस्टों के ऊपर जो फिशर का तरीका है वो खरा हो जाता है, जबकि बाकी के जो टेस्ट है ये इन टेस्टों पर पूरे खरे नहीं उतरते। तो इस तरह से फिशर की विधि के अंदर जो हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे वो क्या फार्मूला होगा, P0। जैसे मैंने बताया लास्ट ईयर और पास्ट ईयर दोनों का गुणोत्तर है। तो लास्ट ईयर का हम फार्मूला ये लिखेंगे पहले, सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई, ये मैंने N लास्ट ईयर में दिया, जो लास्ट ईयर का फार्मूला था वो फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया। अब जो पास्ची का मेथड है हम वो लिखेंगे, P यानी कि पास्ची के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1 और इसका अंडर और इसे गुणा करेंगे 100 से। तो ये जो तरीका है, ये जो फार्मूला है ये फिशर विधि का फार्मूला है। तो इस प्रकार से लास्ट ईयर विधि में हम ये फार्मूला यूज करेंगे, पास्ट ईयर में हम ये करेंगे। पास्ट ईयर वर्तमान वर्ष की मात्रा को देता है महत्व, जबकि लास्ट ईयर आधार वर्ष की मात्रा को महत्व देता है। और फिशर, इसे हमने आदर्श विधि क्यों कहा, क्योंकि ये इन दोनों का गुणोत्तर मानते हैं। इसमें आधार वर्ष की मात्रा और वर्तमान वर्ष की दोनों वर्षों की मात्राओं को यहाँ पर शामिल किया गया है। और इसके अलावा ये हमारा टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल दोनों टेस्टों पर पूरा खरा उतरता है, इसलिए हम इसे आदर्श विधि कहते हैं। अब हम इन तीनों विधियों से एक एक उदाहरण लेकर सूचकांक निकालेंगे।